GR एकेडमी के द्वारा शिक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया है और इन्होंने फोन पर मुझे आमंत्रित किया। शिक्षा से मेरा इतना लगाव रहा है कि बगैर मैं इनका नाम पता जाने, बगैर जगह पहचाने, हमने कहा कि भाई हम आएंगे लेकिन हमको जल्दी छोड़ दीजिए। और यहाँ इस एकेडमी के डायरेक्टर धनंजय जी, इस मौके पर मौजूद प्रमुख चिंकी जी, इस मौके पर मौजूद मुखिया पति दिलीप जी, इस मौके पर मौजूद हमारे दोस्त, हमारे छोटे भाई समान गणेश जी और महेश जी, और तमाम इस शिक्षा महोत्सव में भाग लेने के लिए वे आए, तमाम शिक्षा से लगाव रखने वाले वो तमाम महानुभाव को इस करियारपुर के धरती पर मखदूमपुर से चल के आए सतीश दास की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई है। इस मौके पर हम आपको जय भीम, जय जगदेव, जय मंडल कहते हैं। ये जो अप्रैल का माह है, ये पूरे भारत के लिए सबसे ऐतिहासिक, सबसे स्वर्णिम माह है। अप्रैल का महीना, यदि 5 अप्रैल को याद कीजिए तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक जिनका जन्म जयंती पड़ता है, और चक्रवर्ती सम्राट अशोक अपने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म जो इसी धरती से पला बढ़ा, बौद्ध धर्म को अंगीकार किया और पूरी दुनिया में भारत को विश्व गुरु स्थापित किया। 23 महाविद्यालय बनाने का काम सम्राट अशोक ने किया, जो नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो आपके सामने आज भी उनकी खंडरें बता रही हैं कि वो व्यवस्था कितना बुलंद होगा। आज भी जब आगे बढ़ेंगे तो 11 अप्रैल पार हुआ, जहां पे ज्योतिबा फूले की जयंती, जो भारत के पहले शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा संगठित तरीके से प्रयास करने वाले, इस भारत के शिक्षाविद, शिक्षा प्रेमी या बहुजनों को शिक्षा के रास्ते पर लाने वाले भारत के पहले रोशनीदाता राष्ट्रपिता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले की अगर चर्चा नहीं हो तो शिक्षा अधूरा है। और 14 अप्रैल को कौन भूल सकता है? सिंबल ऑफ नॉलेज, विश्व विभूति, संविधान निर्माता, बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती आने वाली है। आज 13 अप्रैल है, तो सबका इकट्ठा हम आपको हार्दिक बधाई देते हैं। लेकिन जब शिक्षा पे बात होगी तो हम तो इसी वजह से हम आए हैं कि हम शिक्षा पे कुछ बात, बुनियादी बात आपके अंदर, बुनियादी समझ शिक्षा पर विकसित करके जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। ये जो शिक्षा व्यवस्था है भारत में, सबसे पहले यदि संगठित रूप से शिक्षा पर काम किया तो लॉर्ड हंटन का नाम सुने होंगे। जब वह भारत आए थे तो सबसे पहला 1882 में ज्योतिबा फूले ने उनके सामने में प्रस्ताव रखा था कि भारत के बहुजनों को, दलित, पिछड़ा, अकलियत और अति पिछड़ों को शिक्षित किए बगैर भारत की कल्पना बेईमानी है। यदि भारत का ये बहुसंख्यक समाज शिक्षित नहीं होता है तो भारत में आजादी भी दे दीजिएगा तो आजादी का भी कोई मतलब नहीं होगा। और लॉर्ड हंटन ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया और उनके प्रस्ताव पे दलित पिछड़ों का विद्यालय में नामांकन की शुरुआत हुई। उसके पहले तो विद्यालय में नामांकन की बात ही बेमानी थी। हम तो कहते हैं, बार बार कहते हैं कि भाई इस देश में, जिस देश में हम जन्म लिए, इस देश में यदि बुद्ध काल को छोड़ दिया जाए, मौर्य वंश के शासन को छोड़ दिया जाए,
तो उसके बाद का जो 1000 का शासनकाल रहा, उसमें हमारे पढ़ने का कोई अधिकार नहीं। उसके पहले वैदिक काल में चला जाए तो हमारे पास पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। भारत के 90% शूद्रों को विद्यालय में नामांकन नहीं था, उनको पढ़ाई से वंचित रखा गया। और इसीलिए कहा जाता है किसी को अगर गुलाम बनाना है तो उसको शिक्षा से दूर कर दो। हमारे भारत के बहुसंख्यक समाज को शिक्षा से दूर कर दिया गया। इसी वजह से आज जब देखिएगा भारत की जातीय व्यवस्था का जब अध्ययन कीजिएगा तो सबसे ऊपर में जो बैठा है वो सबसे पढ़ा लिखा है और सबसे धनी है। उसके नीचे भी आइएगा तो उससे कम पढ़ा लिखा है, उससे थोड़ा कम धनी है। मतलब पिरामिड स्ट्रक्चर है। सारे गुरु जी हैं पिरामिड बच्चों को बताते हैं, त्रिभुज तरह का स्ट्रक्चर है। जैसे जैसे ऊपर जाइएगा वैसे वैसे अमीरी, शिक्षा, संपन्नता बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे नीचे आइएगा वैसे वैसे गरीबी, दरिद्रता, अशिक्षा बढ़ता जाएगा। मतलब भारत का जो बहुसंख्यक जो नीचे जमीन जड़ में है वो आज भी शिक्षा से वंचित है। आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे इसमें कि उनकी पहली पीढ़ी विद्यालय जा रही है, उनके दादाजी को विद्यालय जाने का नहीं मौका मिला। यहाँ पर हमारी बहुत सारी माताएं हैं, बहुत सारी बहनाएं हैं। हम आप जो माताएं हैं, बहनाएं हैं, उनसे हम आप लोग से भी हाथ उठा करके हम पूछना चाहते हैं कि किन की दादी मैट्रिक पास है, हाथ उठाइए। छोड़िए दादी नहीं होगी, नानी मैट्रिक पास होगी। सोच लीजिए यदि दादी मैट्रिक पास नहीं है, नानी मैट्रिक पास नहीं है तो मैया बीए पास कहां से होगी। यदि हमारी दादी मैट्रिक पास होती तो हमार मैया तो बीए पास खोज के लाती कि ना लाती। तो इसीलिए हमको कितना पीछे रखा गया। जिनकी दादी आज से 60 साल पहले मैट्रिक पास हो गई होगी, उस घर का तरक्की जाकर के देखिए आज वो घर कहाँ है। जिसकी दादी आज से 60 साल पहले एमए पास हो गई होगी, वो तो हो सकता था कि टनकुप्पा का गया में भी नहीं रहता होगा, वो बंबई और पूना में उसका मकान होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो इसीलिए हम आपसे शिक्षा पे बात करने आए हैं। और शिक्षा पे जब बात हो तो भगत सिंह की बात ना हो तो बेईमानी है। भगत सिंह जब जेल में थे तो छात्रों के नाम एक उन्होंने पत्र लिखा जो 1928 में उस समय के कृति नामक मैगजीन में छपा, जिसमें भगत सिंह ने कहा कि आज जो छात्रों को शिक्षा दी जा रही है, कल उनको अकल के अंधा बनाने की कोशिश की जाए। वो बात हमको याद आती है कि आज जो शिक्षा व्यवस्था है वो हमारे बच्चों को सिर्फ साक्षर करने का व्यवस्था है, उनको शिक्षित करने का कोई व्यवस्था नहीं। यदि शिक्षित करने का व्यवस्था है तो बताइए, भारत के कोई केंद्रीय मंत्री का बच्चा भारत के कोई विश्वविद्यालय में पढ़ता है तो बताइए। भारत के जो 1000 अरबपति हैं उनके बच्चे भारत में पढ़ते हैं, तो भारत में कौन पढ़ते हैं? क्या भारत में दुनिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भारत का एक यूनिवर्सिटी का नाम आता है? यदि इन सवालों का हल ढूंढा जाए तो जवाब नहीं आता। लेकिन सपना दिखाया जा रहा है कि हम तो विश्व गुरु बस बनने ही वाले हैं। भैया घंटा बजाने से विश्व गुरु बनिएगा कि घंटी जब तक विद्यालय का नहीं बजेगा तब तक विश्व गुरु बनिएगा? तो भारत में सबसे पहले 1968 में शिक्षा नीति बनी। उसके बाद भारत में 1986 में दूसरी शिक्षा नीति बनी। उसके बाद जब संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी तो भारत में तीसरी शिक्षा नीति 1992 में बनी।
तो शिक्षा में एक तय किया गया कि 2 साल का पीजी का कोर्स होगा, 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स होगा, इंटरमीडिएट 2 साल का होगा, मैट्रिक पास होना होगा, उसके बाद उसका इंटर में एडमिशन होगा। और जब इस राज्य का मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर बनते हैं, एक अति पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री बनते हैं, तो देखते हैं कि भाई इस बिहार का दलित पिछड़ा अकलियत का बाल बच्चा तो इंटर में एडमिशन नहीं हो पा रहा। वजह तो भाई इंग्लिश अनिवार्य है। इंग्लिश अनिवार्य की वजह से सारे के सारे बच्चे मैथ में 100 नंबर लाते हैं, साइंस में 99 नंबर लाते हैं, हिंदी में 95 नंबर लाते हैं, लेकिन इंग्लिश में जाके फेल हो जाते हैं, वो मैट्रिक फेल कहलाता है। तब पहली बार कर्पूरी ठाकुर ने इंग्लिश की अनिवार्यता को खत्म किया, तो पहली बार दलित पिछड़े के बच्चे कॉलेज लेवल तक पहुंचना शुरू किया। उसी समय उन्होंने अति पिछड़ों को रिजर्वेशन लागू किया। तो जब रिजर्वेशन लागू किया तो इसी देश के, इसी राज्य के जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने क्या कहा कि एमए बीए पास करेंगे कर्पूरिया को, जो बोला नहीं जा सकता। क्या गलत कर्पूरी ठाकुर ने किया था? कर्पूरा घर छोड़ गद्दी धरस्तूरा, मतलब कि तुम्हारा काम बाल दाढ़ी बनाना है, तुम्हारा काम मुख्यमंत्री पे बैठना नहीं है। ये एहसास बार बार मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था चलाता है। उसके बाद आरटीई लागू हुआ है। आरटीई कब लागू हुआ? 2008-9 में संयुक्त मोर्चा की द्वितीय सरकार थी, तब लागू हुआ। तो आरटीई लागू हुआ, शिक्षा का अधिकार कानून आपको बनाया गया, लेकिन वो काफी नहीं है। हम आपसे यहीं पर पूछना चाहते हैं कि भारत में 24 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं। 24 करोड़ में से 18 करोड़ बच्चे सरकारी विद्यालय में जाते हैं और 6 करोड़ बच्चे प्राइवेट विद्यालय में जाते हैं। तो 6 करोड़ जो बच्चे प्राइवेट विद्यालय में जाते हैं, सरकार ने एक कानून बनाया कि भाई 25% आर्थिक रूप से जो गरीब जो लोग होंगे परिवार, उनके बच्चों का नामांकन आपको लेना पड़ेगा, जिसका फीस सरकार देगी। तो 6 करोड़ का 25% कितना होता है? 1.5 करोड़ होता है। तो भैया 1.5 करोड़ बच्चों को आप, आर्थिक रूप से कमजोर घर के बच्चों को आरटीई के तहत आप प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दीजिएगा, तो बाकी 18 करोड़ तो झाले न बजाएगा भैया। शिक्षा नीति तो ऐसी होनी चाहिए कि राष्ट्रपति का बेटा या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान इस देश में लागू होना चाहिए। उस देश में विधायक का बेटा और मेरा ड्राइवर का बेटा एक विद्यालय में पढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री का बेटा और उस कार्यालय का चपरासी का बेटा एक विद्यालय में पढ़ना चाहिए। शिक्षा नीति तो यह ना होना चाहिए। तो एक नई शिक्षा नीति नरेंद्र मोदी जी, जब आप लोग लॉकडाउन में थे, जब घर में सब लोग बंद थे, तो 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति लागू हो गया इस देश में। मालूम है आप सब लोग को गुरुजी? नई शिक्षा नीति 2020 के नाम से लागू हो गया। वो शिक्षा नीति कहता है कि दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी भारत में आके अपना ब्रांच खोलेंगे। अच्छी बात है, खोलेंगे। वो कहता है कि जो शिक्षक बढ़िया से नहीं पढ़ाएगा उनको बर्खास्त नौकरी से निकाला जाएगा। जो विद्यालय अच्छा से परफॉर्म नहीं करता वो विद्यालय बंद किया जाएगा। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नई शिक्षा नीति 5 साल हो गया। ये नई शिक्षा नीति है जो ऑटोनोमस बॉडी पैदा करेगी, कि जैसे गया कॉलेज है, गया कॉलेज को सरकार पैसा नहीं देगी, जो वित्तीय मदद करती है गया कॉलेज को वो सरकार नहीं करेगी,
गया कॉलेज का जो प्राइम लोकेशन का जमीन है, वो जमीन प्रमोद लड्डू, डालमिया, टाटा कोई भी अगर लेकर के मॉल खोलना चाहे तो उसके साथ एग्रीमेंट होगा, और ये एग्रीमेंट होगा कि गया कॉलेज का हम जमीन आपको बिजनेस करने के लिए हम दे रहे हैं, इसमें मॉल बनाइए, सिनेमा हॉल बनाइए, और इसके बदले में आपको हमको इतना पैसा देना होगा, और जो डालमिया कहेगा या प्रमोद लड्डू कहेगा वो उनके मर्जी से एक कोर्स उस कॉलेज में पढ़ाना होगा, और आपके बच्चों से मनमाना फी वसूलने का उनको अधिकार दे दिया गया। मेरी बहन डॉक्टर है, उसका फी 37,500 रुपया पीएमसीएच में लगता था। 37,500 रुपया में कोई भी किसान मजदूर भी 1 साल का फी जमा करके अपने बच्चे को एमबीबीएस पढ़ा सकता था। लेकिन आज क्या है, आज एक एमबीबीएस में 1 साल का फी 8 लाख रुपया हो गया भैया। किसी गरीब का बेटी बेटा अगर पास हो जाएगा तो क्या नामांकन करा पाएगा? क्या उसका बच्चा एमबीबीएस बन पाएगा? तो इस शिक्षा सम्मेलन में हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया गया। आपके बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, आज एकदम बंटवारा हो गया है कि जो 5,000 रुपया कमाता है वो अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में नहीं भेजता है, अपने निकट के सस्ता निजी विद्यालय में भेजता है। जो 10,000 कमाता है वो 5,000 वाला जो निजी विद्यालय उसमें नहीं भेजता है, वो करियारपुर का थोड़ा सा पंखा बिजली वाला देखता है विद्यालय, जहां बस उस आती है उस विद्यालय में उसको भेजता है। और जो 25,000 कमाता है वो फतेहपुर देखता है कि फतेहपुर में जो बढ़िया विद्यालय है वहां भेजता है, और जो 50,000 कमाता है वो गया में भेजता है, और जो 1 लाख कमाता है वो अपना बच्चा को पटना और दिल्ली से नीचे नहीं सोचता है। ये बंटवारा हो गया कि नहीं हो गया? तो भैया क्या गरीब के बच्चों को पहले भी पढ़ने का अधिकार नहीं था? दलित कह के, अछूत कह करके बाबा साहब का नामांकन नहीं मिला, उनको बरामदा में बैठ के पढ़ना पड़ा। तो आज भी वही भेदभाव, ये जो ऑटोनोमस बॉडी ग्रेडिंग सिस्टम का जो नई शिक्षा नीति लेके आए हैं, ए बी सी डी आप कैटेगरी करेंगे, एक कैटेगरी का इतना फी होगा कि भैया बढ़िया बढ़िया ये करियारपुर का सेठ महाजन भी उस फी को नहीं दे पाएगा। बी कैटेगरी का फीस थोड़ा सा कम होगा, डी कैटेगरी का उससे कम होगा। तो ऐसा व्यवस्था होगा तो क्या भारत को विश्व गुरु हम बना पाएंगे? भारत में विश्व गुरु के रूप में कौन जाने जाते हैं बताइए? भारत में विश्व गुरु के रूप में कौन जाने जाते हैं? भारत में विश्व गुरु के रूप में यदि कोई जाना जाता है तो उस महामानव का नाम है उस महामानव का नाम है महात्मा बुद्ध का नाम है, जो पूरी दुनिया में विश्व गुरु के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा पूरी दुनिया में जो जाना जाता है वो डॉक्टर अंबेडकर का नाम है, जिनके पास 32 डिग्रियां थी, एक भी उसमें से फर्जी डिग्री नहीं था। आजकल तो फर्जी डिग्री भी देख खा करके लोग शपथ ले लेता है। तो ये हालात है इस देश का। इसलिए आप तमाम लोगों से यही निवेदन करने आए हैं इस शिक्षा महोत्सव के मौके पर कि हम इन बेरोजगार नौजवानों को बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने, इनके लिए बहुत आसान था मोटरसाइकिल से महुआ ढोना, इनके लिए बहुत आसान था मोटरसाइकिल से पॉलिथीन बेचना, लेकिन इन्होंने कठिन काम चुना, गरीब गुरबे असहाय को शिक्षित करने का काम चुना। इनका पेट भरता हो या ना भरता हो, इनका उद्देश्य आपको शिक्षा देना। इसलिए हम इनको सैल्यूट करते हैं कि करियारपुर जैसे शहर से 50 किलोमीटर दूर ऐसे जगह पे एक विद्यालय बना करके आपको बच्चों का सही मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपके बच्चों को सही तरीके से तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं। और साफ साफ हम आपको कहना चाहते हैं कि गौतम बुद्ध ने भी कहा था बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब क्या होता है गुरुजी?
क्या होता है बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब? दिलीप भैया बताइए। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब होता है बुद्धि के शरण में जाओ। गौतम बुद्ध ने कहा कि बुद्ध के शरण नहीं, बुद्धि के शरण में जाओ। जिस इंसान के अंदर बुद्धि आ गया उसको जीने का कला आ गया। उसी को जब ज्योतिबा फूले को पढ़िएगा तो क्या कहते हैं कि विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, और गति बिना सब सुन। उसी को जब आप आइएगा तो डॉक्टर अंबेडकर पहला लाइन कहते हैं, शिक्षित बनो। तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने कम से कम ये शिक्षा महोत्सव में हमको बुलाया। नहीं तो बहुत लोग तो वो जो परिक्रमा गोले गोले घूम के माथा पर लेके लोग करते हैं, ओकरे में बुलाते हैं। हम पूछना चाहते हैं आपसे कि आज सतीश दास, जिसकी दादी डगरिन का काम करती थी, जिसके दादा मजदूर थे, एक फूल का गिलास रख करके मेरे पिताजी ने अपना फॉर्म भरा, अनुग्रह कॉलेज तक पहुंचे, बैंक की नौकरी हासिल की। एक डगरिन का बेटा, एक डगरिन का पोता की कहानी आज आपको बता रहे हैं कि उन्होंने एक फूल का गिलास को बंधिक रख करके पढ़ाई शुरू किया, अनुग्रह कॉलेज तक पहुंचे, बैंक में एक साधारण क्लर्क बने, और उन्होंने एक बेटी को प्रोफेसर बनाया, एक बेटी को डॉक्टर बनाया, एक बेटा और उसकी बहू जो सीबीआई अफसर बना, एक बेटा बैंक